नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कांग्रेस पार्टी का जो नया हमला है, लेटेस्ट हमला है माधवीपुरी बुच पे, वो बूमरैंग कर सकता है। हो सकता है कि उल्टे कांग्रेस पार्टी को, पवन खेड़ा को इस पे घेर लिया जाए और कांग्रेस पार्टी के पास भागने के लिए जगह ना हो। बहुत साफ कह रहा हूं। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी दिख रही हैं जिसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा को किसी जाल में फंसाया गया और वो उस जाल में फंस गए, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है कि उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो ठोस हों, हो सकता है कि उनके पास मजबूत सबूत हों, और ये भी हो सकता है कि मेरी बात पूरी तरह गलत हो। लेकिन ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं, मेरा एनालिसिस क्या है और मुझे क्यों लग रहा है कि पवन खेड़ा किसी ट्रैप में आ गए हैं, इसी पे मैं बात करूंगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं। कल कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पवन खेड़ा की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने अपने दूसरे चैनल पे लाइव भी दिखाया था। आप चाहें तो गिरिजेश वशिष्ठ नाम के चैनल पे देख सकते हैं। पवन खेड़ा ने बड़े स्पेसिफिक आरोप लगाए माधवीपुरी बुच पे, और मैं ज़्यादातर दर्शकों को बता दूं, वैसे तो लोग समझते हैं कि फिर भी कि जो सोशल मीडिया पोस्ट लिखी जाती है, किसी पे आरोप लगाना या उस आरोपों पे झूठा जवाब दे देना उतना ही सरल नहीं होता है, और एक मीडिया की जो खबर होती है उसमें बकवास कुछ भी लिख देना उतना सरल नहीं होता जितना कि आप सोशल मीडिया पोस्ट पे करते हैं। हालांकि अब मीडिया में काम करने वाले लोग भी उसको उतना ही सरल मानने लगे। तो जो आरोप लगाए हैं उसके अंदर सब्सटेंस होना चाहिए, उसके अंदर पावर होनी चाहिए। पहले आते हैं पवन खेड़ा ने आरोप क्या लगाए हैं छोटे छोटे शब्दों में, उसके बाद में हम उस एनालिसिस पे जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि दरअसल सेबी क्या है, सेबी का काम है हिंदुस्तान भर में जो पैसा जहाँ जहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, चाहे वो शेयर बाज़ार में हो रहा हो, चाहे सिक्योरिटीज़ में हो रहा हो, यानी कि कुछ बॉन्ड खरीदने वगैरह में, तो वो उस पर नज़र रखती है। वो उस संस्था का जो काम है वो ये है कि ये सब काम नियम के अनुसार हो, समय समय पर नियम बनाती रहती है ताकि जो लोग शेयर मार्केट में या कहीं पे भी पैसा लगा रहे हैं उनके साथ कोई गड़बड़ी ना हो और उनके साथ कोई ठगी ना हो। तो क्या करना पड़ता है, कंपनियां जो है ना, आपको तो पता है कि ये जो कैपिटलिस्ट बिरादरी है कितनी कलाकार है, तो नए नए नियम बनाए जाते हैं, रेगुलेशन बनाए जाते हैं, इनको नोटिस दिए जाते हैं, इन पे कार्रवाई की जाती है, जुर्माना लगाया जाता है। सारा इंडिया पूरा का पूरा बर्बाद हो गया सेबी की कार्रवाई में। तो वो सेबी उसकी एक मेंबर बनती है पहले फुल टाइम, बाद में वो उसकी चेयरमैन बन जाती हैं, और जो बनी है उनका नाम है माधवीपुरी बुच। यानी ये समझिए कि ये वो एम्पायर है, वो रेफरी है जो पूरी नज़र रखती है चीज़ पे, बल्कि थानेदार है। मैंने पिछली बार आपको उदाहरण दिया था कि इलाके में कोई क्राइम नहीं होना चाहिए। अब ये समझ में आ रहा है कि थानेदार साहब जो सट्टे का अड्डा चलाने वाले हैं, जुए का अड्डा चलाने वाले हैं, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, उन सब से पैसा ले रहे हैं। तो पिछली बार आरोप लगा था कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का, किसके साथ में, अडानी की कंपनियों के साथ में, कि जो मैडम है उनका पैसा उनके पति का, और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें मैंने वीडियो बनाया था। अब कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि ये मैडम पहले आईसीआईसीआई बैंक में काम करती थी। आईसीआईसीआई बैंक कौन सा, जिसकी चेयरमैन चंदा कोचर घोटाले में पकड़ी गई। उनका जो काम करने का जो घोटाला था वो क्या था, एक कंपनी वीडियोकॉन को उन्होंने लोन दिया और लोन दे दिया, लोन देने के बदले में जो रिश्वत लेनी थी वो रिश्वत ली पति की कंपनी में, भले वो भी बहुत इनडायरेक्ट हुआ था, किसी और कंपनी के शेयर खरीद लिए थे और वो कंपनी करोड़ों के दाम इनके पति ने खरीद लिया, ऐसा कुछ हुआ था। तो वो पैसा सीधा इनके पास पहुंच गया था। कुल मिला के राउंड ट्रिपिंग, उस डिटेल का कोई मतलब नहीं यहाँ पे। तो वहां पर उस चंदा कोचर के साथ ये काम करती थी माधवीपुरी बुच, उनकी खास लोगों में थी। वहां से इनको पिक किया गया और मोदी जी और शाह साहब जिस कमेटी के मेंबर हैं उसने इनको बनाया सेबी का चेयरमैन। अब कांग्रेस पार्टी का आरोप यह है कि 2017 में जब ये सेबी की चेयरमैन बन गई, उसके बाद भी ये माल लेती रही आईसीआईसीआई बैंक से।
भाई आपने अगर एक नई कंपनी में ज्वाइन कर लिया तो पिछली कंपनी से तनख्वाह कैसे ले सकते हो? लेकिन ये लिए जा रही थी। और उन्होंने जो आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि 5 साल में जब ये होल टाइम मेंबर बनी है सेबी की, होल टाइम मेंबर बनने का मतलब ये है कि आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही कोई अगर किसी पार्टी का भी कोई होल टाइमर हो जाता है तो फिर वो इसका मतलब कोई काम धंधा नहीं करेगा, सिर्फ पार्टी का काम करेगा। तो ये होल टाइम मेंबर सेबी की बन गई 17 में, और आरोप है कि उन्होंने 17 से लेकर 22 तक 5 साल में 16 करोड़ 80 लाख 143 रुपए 16 करोड़ 80 लाख 22,143 रुपए लिए हैं आईसीआईसीआई बैंक से तनख्वाह के तौर पे। अब आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी तो ली, समझ में आता है, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक क्या करता है, वो शेयर मार्केट में भी उसके बहुत सारे बिजनेस हैं। आईसीआईसीआई बैंक के आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और दूसरी चीज़ें जो हैं वो सीधे शेयर मार्केट से जुड़ी हुई हैं। यानी जिस इलाके की एसएचओ, जिस इलाके की थानेदार माधवीपुरी बुच हैं, उसी इलाके में वो भी बिजनेस करते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है। तो सेबी के जो नियम है कांग्रेस कह रही है उसके हिसाब से भी इनको ये पैसे लेने का हक नहीं था। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है जिसकी वजह से मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए दिक्कत हो सकती है, वो है स्पेसिफिक डेटा। कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा स्पेसिफिक डेटा जारी किया, जैसे मैंने आपका इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इतने रुपए इन्होंने लिए। 5 खातों में ये रुपया लिया गया, ऐसा आरोप लगाया। 5 खातों में कौन सा? एक तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से जो उस कंपनी का हिस्सा है उससे भी इन्होंने पैसे लिए, तनख्वाह ली। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक से सैलरी भी ली। इसके साथ साथ सेबी से तो सैलरी ले ही नहीं थी, सेबी में इन्होंने जो कि होल टाइमर मेंबर हो गई थी। और एक होता है ईएसओपी, ईसोप। दरअसल कंपनियां कुछ शेयर अपने कर्मचारियों को दे देती हैं, उनको देना होता है, वो कहलाता है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, ईसोप। उसके तहत जो है वो इनको जो शेयर मिले थे, तो जो शेयर मिले थे उस शेयर पे जीएसटी जमा करना पड़ता है। तो वो जीएसटी भी आईसीआईसीआई बैंक ने जमा किया इनका, तो ये भी सवाल है। इसके साथ साथ जो आईसीआईसीआई बैंक के ईसोप थे, यानी जो शेयर इनको मिले थे, कंपनी के शेयर, ऐसे समझो कंपनी ने इनको जो शेयर दिए थे कर्मचारी के तौर पे, सस्ते दाम में ही देती हैं, बेस प्राइस में बेसिकली, वो शेयर भी इनको मिले थे और उससे भी कमाई हो रही थी। तो 5 जगह से आप कैसे इनकम ले सकते हो? 4 जगह से तो यही हो गई, आईसीआईसीआई बैंक वाली ही लेके चलते हैं हम, सेबी वाली लेके नहीं चलते, फिर नहीं तो फिर 5 गलत करिए कांग्रेस और बहुत सारी जुड़ जाएंगी। ये आरोप लगाया। अब कांग्रेस पार्टी यहां कहां चूकी है इसको समझिए। मैं आपको एक पुराने मसले पर लेके चलता हूं पहले, उसके बाद समझने में आपको आसानी होगी। द वायर ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, उसमें कुछ ईमेल के डॉक्यूमेंट थे, कुछ दस्तावेज थे और कुछ बहुत सारी चीजें थीं। और उनमें यह बताया गया था कि जो अमित बाल्मी है, आईटी सेल वाले बीजेपी के, वो आईटी सेल वाले जो हैं वो बाकायदा उनको ये अधिकार मिला हुआ है फेसबुक के अंदर कि वो किसी भी कंटेंट को हटवा सकते हैं। ये स्पेशल अधिकार फेसबुक ने उनको दिया हुआ है। एक खास कैटेगरी होती है जिसमें अमित बाल्मी को डाला हुआ है। इसको डालने के बाद जब वायर की रिपोर्ट आई तो आईटी सेल जो है वो सिर पे हो गई इनके। बाद में पता चला वो जो रिपोर्ट थी वो किसी आदमी ने वायर को फंसाने के लिए झूठी रिपोर्ट वायर को दे दी थी। अब द वायर को एक झूठी रिपोर्ट दे दी गई, उससे फंसवा छपवा दी गई। लेकिन चूंकि वेणु बहुत सीनियर पत्रकार हैं और जिसको कहते हैं कि गंभीर पत्रकार हैं, उनको जैसे ही पता चला कि ये गड़बड़ हुई है तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट विड्रॉ कर ली। तो विड्रॉ कर ली रिपोर्ट, और वो रिपोर्ट पूरी की पूरी अब जनता के पास में जो है वो एक सच्चाई आ गई कि ये रिपोर्ट गलत कराई गई थी। उसके बाद बीजेपी वाले इनके ऊपर द वायर को ख़त्म करो, ये करो, वो करो, शुरू हो गया। मकसद क्या था? द वायर की जो साख है, जो सरकार पे लगातार हमले कर रही है, उसको धूमिल करना, उसकी साख पे सवाल उठाना कि देखो ये तो झूठ छापते हैं। जो डाटा कल पवन खेड़ा ने सामने रखा, वो डाटा किस स्रोत से आया, किस सोर्स से आया, कांग्रेस पार्टी ये नहीं बता रही है। आमतौर पे मीडिया हाउसेस सोर्सेस से चीजें छापते हैं, लेकिन
ये डाटा का सोर्स तो आप बताओगे, आपको खबर किसने दी उसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप ये तो बताओगे कि ये जो इतनी रकम आप बता रहे हो माधवीपुरी बुच के को मिली है, ये उनके अकाउंट्स की जानकारी है या ये उनका डिक्लेरेशन है, क्या ये कहाँ से आई है इन्फॉर्मेशन? अब ये जानकारी खेड़ा साहब नहीं दे रहे हैं। यानी खेड़ा साहब को किसी ने ये जानकारी दी है, लेकिन जानकारी का स्रोत बताने की हालत में अभी नहीं, क्योंकि इनसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पूछा गया तो इन्होंने कहा कि वो जवाब दें। ठीक है, तो आप स्रोत बताने की हालत में नहीं है। अब आप कहेंगे कि आपने कैसे समझ लिया कि जो जानकारी उनको दी गई वो जानकारी झूठी ही थी, हो सकता है सच्ची जानकारी मिली हो। अब खेड़ा साहब अंतर्यामी तो नहीं, जाहिर बात है उनको भी कहीं ना कहीं से कोई लाके जानकारी मुहैया कराता है। जितने खुलासे होते हैं उसमें कहीं ना कहीं कोई विसिल ब्लोअर शामिल होता है। तो खेड़ा साहब जब सोर्स नहीं बता रहे हैं और उसके बाद में एक बड़ी चीज़ आ रही है, जिस चीज़ को थोड़ा सा लोगों ने ध्यान नहीं दिया या इग्नोर कर दिया, या मुझे लगता है कि उसको एक दो दिन जानबूझकर बीजेपी इग्नोर कर रही है ताकि इस पर बड़ा मामला हो जाए, उसके बाद हम कांग्रेस पार्टी को रगड़ें, मानहानि के मुकदमे डालें, ये करें वो करें। आईसीआईसीआई बैंक ने कैटेगरिकली कहा है कि जिस दिन से माधवीपुरी बुच आईसीआईसीआई बैंक से रिटायर हुई हैं, उनका एग्जिट हुआ है, उस दिन से उनको 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। अब ये बात अगर आईसीआईसीआई बैंक कह रहा है तो इसको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि एक तो बहुत स्पेसिफिक बात कह रहा है, दूसरी बात आरोप कांग्रेस के भी स्पेसिफिक हैं और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक हैं। दूसरी बात कि आईसीआईसीआई बैंक जो कहेगा वो एक ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसके खाते उसको देने पड़ेंगे। उसको अगर वो कह रहा है कि हमने कोई सैलरी माधवीपुरी बुच को नहीं दी है तो वो उसको साबित करना पड़ेगा, इसके प्रूफ देने पड़ेंगे अगर ये मामला कोर्ट में जाता है तो वो दोनों ही परिस्थिति में आईसीआईसीआई बैंक कभी भी ऐसा रिस्क नहीं लेगा। तो जो शुरू में मैंने आपको कहा था कि हम लोग जो सोशल मीडिया सेल पे कुछ भी लिख दें, ऐसा नहीं होता है। अगर आईसीआईसीआई बैंक ने ये जवाब दिया है तो उसने अपने कागज पत्रों में, अपने यहाँ पर अकाउंट्स में अपने हिसाब चेक किया होगा और देखा होगा, उसके बाद ही आईसीआईसीआई बैंक स्टेटमेंट दे सकता है। जरा सा भी कॉमन सेंस है तो ये मान के चलिए कि आईसीआईसीआई बैंक किसी भी हालत में झूठा बयान नहीं दे सकता, ऑफिशियल प्रेस रिलीज नहीं दे सकता। पवन खेड़ा जो चीजें रख रहे हैं वो स्पेसिफिक आरोप रख रहे हैं, लेकिन आरोपों की शक्ल में रख रहे हैं। वो उनको ये बताना चाहिए था कि ये जो अमाउंट उनके पास में है ये क्या उनके पास चंदा कोचर के खातों के स्टेटमेंट हैं या कहां से ये आया है, और वो बता नहीं पा रहे हैं। तो क्या अगर आईसीआईसीआई बैंक सच बोल रहा है, सोचने की बात है, तो क्या पवन खेड़ा को वैसे ही ट्रैप किया गया है जैसे द वायर को किया गया था? कुछ लोग गए, कुछ झूठे सच्चे दस्तावेज लेके और पवन खेड़ा के सामने रख दिया और पवन खेड़ा ने बम फोड़ दिया। कायदे से ये काम मीडिया हाउसेस, दूसरे लोग करते हैं। इस तरह की चीज़ें मीडिया के पास लेके लोग जाते हैं। मीडिया के लोग उन खबरों को, मानता हूँ कारवां छाप देगा, सब नहीं छापेंगे, कोई और 2-4 छाप देंगे, स्क्रोल छाप देगा, द वायर तो छाप ही देगा। तो वहाँ क्यों नहीं गए वो लोग? क्या ये डाटा, ये इंफॉर्मेशन लेकर ये लोग, जो लोग अभी पवन खेड़ा के पास पहुंचे हैं, वो लोग पहले भी वहां जा चुके थे क्या और रिजेक्ट हो गया, या फिर सीधे ही पवन खेड़ा के पास है और पवन खेड़ा ने अति उत्साह में उसको उठा लिया? क्योंकि ये जो कुछ सिचुएशन है उसमें जो भी आदमी टैक्स अकाउंटिंग वगैरह दुनियादारी जानता है वो अच्छी तरह समझेगा कि आईसीआईसीआई बैंक इस तरह से झूठ नहीं बोल सकता। और दूसरा विकल्प ये है, अब लोग कहते हैं ये दौर ऐसा है कि इसमें कुछ भी मुमकिन है कि आईसीआईसीआई बैंक ने सफ़ेद झूठ बोल दिया हो। अगर आईसीआईसीआई बैंक ने सफ़ेद झूठ बोला है तो फिर उस बैंक को भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि जैसे ही ये झूठ एक्सपोज होगा इस बैंक की मार्केट में बुरी हालत होने वाली है, इसका ट्रस्ट लेवल ज़ीरो जाने वाला है, इसके शेयर्स की हालत ख़राब होने वाली है और बहुत सारी दिक्कत हो जाएंगी। अब एक पहलू और भी है, मैंने आपको बताया था कि आईसीआईसीआई बैंक हो या सेबी हो या शेयर बाज़ार हो
या अडानी हो, घुमा फिरा के अडानी के शेयर्स पे हिंडनबर्ग की नजर है। नवंबर तक की पोजीशन हिंडनबर्ग ने ली हुई है। नवंबर तक हिंडनबर्ग बार बार अडानी को गिराने की कोशिश करेगा, अडानी के शेयर गिराने की कोशिश करेगा, बार बार वो अटेम्प्ट करेगा, क्योंकि नवंबर तक उसके पास मौका है कि मार्केट गिरा के और शेयर से मुनाफा कमा ले। कैसे शॉर्ट करता है मैंने आपको बताया था। तो उसकी जो पोजीशन है उसने नवंबर तक के ली हुई है। तो सिचुएशन इस वक्त अडानी के लिए बड़ी फ्रेजाइल है। अडानी की तैयारी है, पिछली बार हमला हुआ किस तरह से हमारे आपके पैसे से म्यूचुअल फंड वालों ने उसको बचा लिया, DIIs नहीं बचाया, सब जानते हैं। तो ये जो हमला है, इस हमले से बड़े सारे सवाल उठ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी को अब जो स्रोत है उनकी इन जानकारी का, इन डाटा का, उसको डिस्क्लोज करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर लें। तो ये 2 चीज़ करनी होती है, ऐसा मुझे बताया गया। नमस्कार, जय हिंद।